अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी भी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही सियासी मौसम गर्म होने लगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत ना मिली तो गिरफ्तार कर लेंगे। नून लीग के सख्त रद्द-ए-अमल पर वजाहती बयान जारी कर दिया। सरफराज बुख्ती बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहा जाना है, ये फैसला आवाम करेंगे। राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि सरफराज बुख्ती जितना सियासी कद है उतनी बात करें। इलेक्शन में किसी जमात की हिमायत या मुखालिफत नहीं करेंगे। पाकिस्तान जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हट गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान, खवातीन विंग को मुतहर्रिक करने का फैसला। मरीम नवाज को खसूसी टास्क मिल गया। मरीम नवाज आज लंदन से वतन वापस पहुंचेंगी। शहबाज शरीफ और इसाक डार कल वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। बर्फ पिघली है या नहीं मुझे मालूम नहीं, एक साल में ही दहशतगर्द बना दिया गया हूँ। शाह महमूद कुरैशी की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई को इंतखाबी अमल से निकाला गया तो इलेक्शन बेमायने होंगे। डार पर फिर से नैब का रेडार। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात का केस दोबारा से खुल गया। एहतसाब कोर्ट ने इसाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। मुसरे सेहत इंजेक्शन से आंखों की बीनाई मुतासिर होने के केसेस बढ़ने लगे। बूरेवाला में 10 अफराद की बीनाई खत्म, 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल। जंग में भी टीका लगने से 3 अफराद की आंखों का नूर मुतासिर। जाली टीकों का स्कैंडल। निगरान वज़ीर आला ने 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर सेहत की सरबराही में कमेटी 7 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। सादिकाबाद में गैर मयारी इंजेक्शन सप्लाई करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दो भत्ताखोर दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान कलदम तंजीम के रुकन से है। दोनों दहशतगर्दों को लाहौर से पकड़ा गया। DIG CTD पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दहशतगर्द जहां वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक। फातिमा कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा हिना शाह हैदराबाद में अदालत से गिरफ्तार। हिना शाह ने खुद गिरफ्तारी पेश की। पुलिस मरकजी मुलजिम जाली पीर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साइफर के चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में तौसीक। खसूसी अदालत का मुलजिमान को 11 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसन जुल्करनैन की FIA को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। सानह 9 मई को पुलिस की गाड़ियों और सरकारी अमलाक जलाने का केस। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत 8 मुलजिमान शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। परवेज इलाही को जेल में मुनासिब सहूलियात दी जाएं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला के कमर के इर्द गिर्द हर वक्त एक बंदा मौजूद रहता है, वकील का शिकवा। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, काम मुसलमानों वाले नहीं। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के 2 कमसिन बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। बिजली चोरों के खिलाफ छापे जारी। लाहौर से मजीद 37 बिजली चोर पकड़ लिए। 238 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में 1025 बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई।
डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता 289 रुपये 86 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। भारत में वनडे वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी टीम नंबर 1 नए जज्बे से मैदान में उतरेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म। मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम को भारत के लिए जाने के लिए वीजे जारी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज भारत रवानगी शेड्यूल। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। मोहम्मद खान ने 2, अरबाज अहमद और मोहम्मद इमाद ने 1-1 गोल किया। मोदी हुकूमत पर आलमी शिकंजा सख्त होने लगा। अमेरिका के सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के खिलाफ शवाहिद कनाडा के हवाले कर दिए। और बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की 20वीं बरसी। उम्र भर गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। पाकिस्तान नामा में टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अहम खबरों की जानिब बढ़ेंगे इसके बाद। निगरान वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर दाखिला आमने सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और अगर उनको जमानत ना मिली तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं का निगरान वज़ीर दाखिला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है और मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं वो जानिए आप इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही सियासी मौसम गर्म होने लगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत ना मिली तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करेंगे। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहाँ किसी को मजमा नहीं लगाने देंगे। सरफराज बुगटी के बयान पर लीगी रहनुमाओं का पारा चढ़ गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज है। ऐसा बयान देने से पहले वो शेख रशीद का अंजाम देख लें। सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये फैसला वजीर दाखिला या विफाकी हुकूमत नहीं बल्कि अवाम का होगा। नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे अवाम की फोर्स है। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। इस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। मियां जावेद लतीफ ने कहा निगरान वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं, वो अपनी हुदूद में रहें। नून लीग के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद निगरान वज़ीर दाखिला ने वजाहती बयान जारी कर दिया है। सरफराज बुगटी ने कहा कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं। अवाम का बड़ा हिस्सा उनको खुशामदीद कहने के लिए तैयारियों में मशगूल है। ये मीडिया में चल रहा है। देयर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। रिपोर्ट आपने जानी तो नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की चहमगोइयां हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान से नून लीगी कैंपों में हलचल सी मच चुकी है। जवाब में नून लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पर खूब तनकीद की गई और इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन फवाद अहमद और न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे एंकर पर्सन फवाद अहमद का। फवाद साहब बताइएगा, वज़ीर दाखिला बयान देकर फंस गए हैं, उनको आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि जो लीगी रहनुमाओं ने बयानबाजी की उसके बाद उनको वजाहतें देनी पड़ गई हैं? देखिए जी, एक तो उनकी वजाहत का मतलब समझ में नहीं आया कि वो कहते हैं कि अवाम की बड़ी तादाद
नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी कर रही है, ये तो खैर समझ में नहीं आया। लेकिन जहां तक उनका बयान है, बड़ा मुनासिब सी बात है कि नवाज शरीफ अदालतों से कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, और सजा के दौरान ही वो बीमारी के नाम पर जो है वो मुल्क से बाहर गए थे, और जब मुल्क में आएंगे तो कानून के मुताबिक उनका बर्ताव यही बनता है कि वो गिरफ्तार हों और जेल चले जाएं। ये तो एक सादा सादा सा कुलिया है। लेकिन 2 रोज 3 रोज पहले मैंने राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया, उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि आप खुद वकील भी हैं, वजीर कानून भी रहे हैं, वजीर दाखिला भी रहे हैं, आप उन तमाम मामलात को जानते हैं कि जो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी या किसी ऐसे मुल्जिम की गिरफ्तारी कि जो अदालतों से सजा याफ्ता हो, उस हवाले से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा उनसे यह भी सवाल था कि ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि कोई कन्विक्टेड मुल्जिम जो पेरोल के ऊपर रिहा हुआ हो या किसी और तरीके से जो है उसको रिहाई मिली हो और उसके बाद वो अदालतों से हिफाजती जमानत ले ले। बुनियादी तौर पर देखें, एक कानून हमारे पास मौजूद है कि जिसके तहत अदालत से हिफाजती जमानत ली जाती है। वो ऐसा मुल्जिम है, मिसाल के तौर पर 9 मई के मुल्जिमान रुपोश है, और रुपोशी के बाद अचानक वो किसी अदालत के अंदर नमूदार हों और उस अदालत के अंदर हिफाजती जमानत यानी कि प्रोटेक्टिव बेल दायर करें, तो आमतौर पर जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के किसी भी कन्विक्टेड मुल्जिम को या किसी भी मतलूब मुल्जिम को वहां पर एक जमानत देती है, और जमानत का मतलब ये होता है कि 14 या 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुताल्लिका अदालत में पेश होना है। इसे प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है, इसे हिफाजती जमानत कहा जाता है। राना सनाउल्लाह साहब समेत मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत समझती है कि जब मियां नवाज शरीफ आएंगे वापस, तो उनके आने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक यहाँ पर मुजरिम थे बाबर गौरी साहब, जो यहाँ पे कंटेनर्स की मुख्तलिफ स्मगलिंग और इस तरह के दीगर चाइना कटिंग के उनके ऊपर केसेस थे, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था। वो जब वतन वापस आए तो दुबई में उन्होंने स्टे किया, और दुबई में स्टे के दौरान वैसे अमेरिका में होते हैं, वो अमेरिका से जब दुबई पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे उनके वकील ने अदालत में दरखास्त दायर की, और प्रोटेक्टिव बेल के जरिए जो है वो जब पाकिस्तान लैंड किए तो उनको एयरपोर्ट पे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। फिर वो मुताल्लिका अदालत में पेश हुए, और अदालत ने उसके बाद कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो फिर एक आगे का एक अमल चलता है। लेकिन बुनियादी तौर पर प्रोटेक्टिव बेल का एक कानून मौजूद है, और उस कानून के तहत मुस्लिम लीग नून समझती है कि मियां साहब आएंगे और प्रोटेक्टिव बेल मौजूद होगी, फिर मुताल्लिका अदालत में पेश यही तो हम जानना चाहते हैं कि नून लीग का मौकिफ क्या है, नून लीग ऐसा क्या सोचती है। हमारे साथ ही रहेगा फवाद साहब। रुक करेंगे तारिक अजीज, हमारे नुमाइंदा खसूस इस्लामाबाद से मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। तारिक अजीज साहब बड़ी गहरी नजर रखते हैं, नून लीग की अंदरूनी कहानियां भी आपको पता होती हैं। ये बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल से जब हर चीज बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने कानूनी बात की कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और अगर उनको जमानत ना मिली तो उनको जेल जाना पड़ेगा, तो उसके बाद नून लीग का क्या मौकिफ है? मतलब वो क्यों ऐसे उनको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो क्या सोच के नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या इस तमाम सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ आखिरी टाइम पर भी क्या यू टर्न ले सकती हैं, मतलब कि शायद वो वापस ना आए? जी बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है तयशुदा है। चाहे कोई बयान दे, वज़ीर दाखिला साहब दें, प्राइम मिनिस्टर दें, कोई सूरत हाल भी हो, वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। इसके लिए उन्होंने मुल्क भर में कॉल भी दे दी है, और तमाम सूबा में कोऑर्डिनेशन भी कमेटियां बना दी गई हैं। मरियम नवाज़ साहब भी हंगामी तौर पर आज पहुँच रही हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपना प्रोग्राम चेंज कर लें। जहाँ तक वज़ीर दाखिला बुख्ती साहब का ताल्लुक है बयान का, उनको ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, गैर ज़रूरी बयान था। ऐसा अदालतों का मामला है, अदालतें ही फैसला करेंगी, और बड़ा सीधी सी बात है। जो सही कहा कि अदालतों का मामला तो है, लेकिन बात लीगल है ना, साफ साफ कानूनी बात है कि वो आएंगे, अगर जमानत ना मिली तो जेल तो जाना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय तो है ही नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतना ज्यादा इस पे सब भड़कना शुरू हो गए इस बयान पर? जी मैं बताता हूँ, इसकी एक ड्यू प्रोसेस मौजूद है और वो उनको करना पड़ेगा, जिसके लिए लीगल टीम जो है पाकिस्तान से लंदन गई थी। मियां नवाज शरीफ को उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी है, और उनको यकीन दिलाया गया है कि आपको जो है प्रोसेस का जो सामना करना पड़ेगा वो एक हिफाजती ज़मानत है, और उसके लिए जस्ट एक दरख्वास्त दी जाएगी, हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी। उसके बाद ये जेल जाना, और उनको मिनिस्टर अपना मुफ्ती साहब का ये कहना कि रियासत अब बाप का किरदार करेगी, एक तरीके से नून लीग ने धमकी समझी है। रियासत माँ का तो एक शफकत होती है, जब बाप का जिक्र आता है तो नून लीग ने इसको धमकी समझी है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने वजाहत भी दी है। तो उन्होंने कहा, तो आपको पता है मरियम औरंगज़ेब ने कहा अपने कदम कट के बात करें, और अपना राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शेख रशीद का अंजाम याद रखें। और ये चीज़ें मैं अब मुझे जो इतलात हैं ये सब कुछ तय हो चुका है। नवाज शरीफ साहब को जेल नहीं जाना पड़ेगा, एक हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी, जिसके बाद उनको जमानत हो जाएगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जब दरख्वास्त दी जाएगी तो दरख्वास्त वो कबूल भी हो जाएगी?
मंजूर कर ली जाएगी, कैसे कह सकते हैं अभी से? ये तो यकीनन अदालत फैसला करेगी, लेकिन उनके लिए ये भी एक तय है कि एक दफा उनको अदालत में सामना करना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा हिफाजती जमानत के लिए। अब उसके बाद अदालतें क्या फैसला लेती हैं, लेकिन उनके एक ऐसा बयान दिया है जिससे इश्तियाल पैदा हो गया है, और मुस्लिम लीग नून ने भी उसको सब तहम्मुल की बजाय उन्होंने बड़ा एग्रेसिव उसका एटीट्यूड जैसे शो किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया। आपने मुझे बयान था वो हमने भी सुना, आवाम ने भी सुना। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तारिक अजीज, रुख करेंगे फवाद साहब का। फवाद साहब, नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? इनको क्यों लगता है कि अगर वो जमानत के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी दरख्वास्त मंजूर ही की जाएगी, रिजेक्ट नहीं हो सकती और नवाज शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो राय हैं। एक तो मुल्जिम है कि जिसको जेल हो चुकी है और वो अपनी सजा के दरमियान जो है वो मुल्क से बाहर गया है। ऐसी सूरत में इससे पहले अदालतें कभी, मेरा ख्याल है, किसी ऐसी सूरत से दो चार नहीं हुई कि यहाँ पाकिस्तान में हम कहें कि फला कानून की फला प्रेसिडेंट मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ होगा। एतजाज अहसन साहब वकला के उस धड़े से ताल्लुक रखते हैं जो कहते हैं कि ऐसे मामले के अंदर प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, ना उन्हें मिलेगी, ना मिलनी चाहिए, ना पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो समझता है कि हर मुल्जिम का हक है, हर मुजरिम का हक है, क्योंकि मियां साहब मुजरिम है और जुर्म की सजा काट रहे थे, तो हर मुजरिम का हक है कि वो आए, प्रोटेक्टिव बेल ले और उसके बाद मुताल्लिक अदालत के अंदर विड्रॉ करे। प्रोटेक्टिव बेल इस बात की जमानत नहीं होती कि आपको रिहा किया जाता है, आप जो मर्जी करें। वो इस बात की जमानत होती है कि आपको एक मखसूस टाइम दिया जा रहा है कि जो 14-15 दिन के अंदर अंदर आपने मुताल्लिक अदालत के अंदर अपने आप को विड्रॉ करना है। तो अगर सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल की बात है तो ये ज़हन में रखिएगा कि प्रोटेक्टिव बेल पाकिस्तान में 99.99% मिल जाती है। ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा ये सोचे कि प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। 99.99% प्रोटेक्टिव बेल मिली है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि अगर 100% कहा जाए तो शायद मैं इसलिए 0.1% भी छोड़ रहा हूं कि जाहिर है कि मेरे पास कोई इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। जहां तक बात है कि नून लीग के भड़कने का मामला है, सरफराज बुगटी साहब वजीर दाखिला इस मुल्क के, उनका इस सवाल के जवाब में यही रद्द-ए-अमल होना चाहिए था कि अगर नवाज शरीफ बगैर जमानत के आएंगे तो फिर उनके साथ वही काम होगा कि जो कानून जिसकी तजवीज करता है या जो कानून जिसके अंदर जो है वो रास्ता बताता है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन नून लीग का इसके ऊपर भड़कने का एक बुनियादी मकसद है कि नून लीग ये चाहती है कि अपने क्राउड को, अपने वोटर्स को, मियां साहब के चाहने वालों को, नून लीग के मतवालों को, उन तमाम लोगों को जो है वो चार्ज किया जाए, उनको राजी किया जाए कि वो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए उस दिन वहां पर पहुंच सके। बुनियादी तौर पर इसको अगर पॉलिटिकल स्टंट कहा जाए नून लीग की तरफ से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नून लीग काफी दिनों से ये चाहती है कि कोई ऐसा मामला सामने आए, कोई ऐसी चीज सामने आए कि जिसकी बुनियाद पर मियां साहब के इस्तकबाल के लिए मजमा जमा करना आसान हो, क्राउड पुलर बन सके वो चीज। और उसके लिए जरूरी है कि आप मुल्क के अंदर एक सियासी हलचल पैदा करें। अगर इसी तरीके से ठंडा ठंडा मामला होगा, मियां साहब लैंड कर जाएंगे और कुछ जो है वो गिरफ्तारी का उनका मामला नहीं होगा या उनकी जमानत का मामला नहीं होगा, या क्राउड को कोई जो है वो चार्ज होने के लिए या क्राउड को एयरपोर्ट तक आने के लिए या जो मीनार पाकिस्तान का वेन्यू दिया जा रहा है वहां तक आने के लिए कोई अगर कशिश नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, तो जाहिर है कि क्राउड के लिए आना जो है वो मुश्किल होगा। तो नून लीग चाहती है कि कोई ऐसी बातें, चाहे वो फिर पीपल्स पार्टी करे, चाहे फिर वो मौजूदा निगरान हुकूमत करे। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि नून लीग जो है वो इलेक्शन में बगैर किसी जो है वो कशमकश के चली जाए। जाहिर है उनको एक बयानिया चाहिए। मियां साहब भी वहां से जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक बयानिया तरतीब दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ के कायदीन फिर एक और बयानिया तरतीब देंगे। जिस तरीके से वोट को इज्जत दो का मामला था या हकीकी गुलामी नामंजूर का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था, तो सियासी जमातों को अपनी मूवमेंट चलाने के लिए किसी बयानिए की जरूरत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बयानी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि सरफराज बुगटी ने जब एक लीगल बात की जो कि बिल्कुल कंफर्म है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सही कहा उन्होंने, उसके बाद जब नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आया तमाम उनके रहनुमाओं का, तो उसके बाद सरफराज बुगटी ने वजाहत क्यों पेश की? मतलब क्या वो डर गए थे? वो तो अपनी बात पर सही थे, उनको स्टैंड करना चाहिए था अपनी बात पर, उन्होंने बाद में बयान को बदल क्यों लिया? देखिए, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत और पॉलिटिकल हुकूमत में एक यही फर्क होता है। पॉलिटिकल हुकूमत के पीछे अवाम की एक कुव्वत होती है कि जो उनको इस बात पर राजी करती है कि जो कुछ वो कहें उसके ऊपर फिर वो कायम भी रहें। ये हुकूमत एक निगरान हुकूमत है और इसके वजीर दाखिला का इससे बड़ा रोल भी कोई नहीं है कि अगर वो कोई कानूनी चीज बयान करते हैं उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल आता है तो उसकी वजाहत वो करें, क्योंकि उनका काम सियासत करना नहीं है। उनका काम राना सनाउल्लाह की तरह या शेख रशीद की तरह या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और लीडर की तरह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना नहीं है। उनका काम यही है कि वो इस तमाम
अरसे के अंदर के जो इलेक्शन और नई हुकूमत के दरमियान है, रियासत के जो अमूर हैं उनको तरीके से चला सकें। तो उनका ये कोई काम नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो यहाँ पर डट जाते, खड़े हो जाते, वो आगे से एक बयान देते कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जाहिर है कि उनका ताल्लुक ना किसी सियासी जमात से है, ना उनका ये रोल है। अगर वो ऐसा करेंगे तो गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा, गैर सियासी होगा। तो जाहिर है कि वो अपने रोल के अंदर रहते हुए जो उनकी पहली बात थी वो भी दुरुस्त थी। उनकी पहली बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर मियां नवाज शरीफ किसी जमानत के बगैर आएंगे या उनके पास अदालत का कोई कवर मौजूद नहीं होगा तो रियासत के पास गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि मियां साहब अदालतों से कन्विक्टेड है और कन्विक्टेड होने के बाद जेल में अपनी सजा काट रहे थे। ठीक है, आपने सही कहा कि उनको शायद ये बयान देना पड़ गया था। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, और तारिक हसीस हमें अपडेट करे तो तमाम सूरत-ए-हाल का तज्जिया भी दे रहे थे। तो नाजरीन, यहाँ पर अब शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से हम अहम खबरें, मगर तेज तेज। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कराची में मां बेटे के कातिल मुलाजिमीन निकले। पुलिस ने चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद करा ली। मुलजिमों ने कत्ल के बाद लाशें कुएं में फेंक दी थी। CIA गुजरांवाला की हवालात या टॉर्चर सेल। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक फैसल डोगर के केस में नया मोड़। वुरसा का पुलिस पर फैसल को 2.5 माह तक गैर कानूनी हिरासत में रखने का इंकशाफ। गैर मयारी इंजेक्शन से दर्जनों अफराद बेनाई से महरूम। जंग में मजीद 3 मरीज सामने आ गए। मुतासिरा अफराद निश्तर अस्पताल मुंतकिल। गैर कानूनी अद्वियात का धंधा अब नहीं चलेगा। ड्रैब का मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स को हदफ दे दिया। ऑपरेशन से कबल मेडिसिन मार्केट्स में सर्वेलेंस जारी। गुजर बसर मुश्किल हो गया, तनख्वाहें बढ़ाओ। पेशावर में मसीहा सरापा एहतजाज। अस्पतालों में ड्यूटी का बाइकआउट किया। मरीज इलाज मुआलजे के बगैर वापस लौट गए। महकमा सेहत और डॉक्टर्स की लड़ाई में मरीज रुल गए। सरगोधा में DHQ टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल। प्रिंसिपल डॉक्टर हुमैरा अकरम को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। सिंध में तालीम की बेहतरी के लिए निगरान वजीर आला मुतहर्रिक। वजीर आला मकबूल बाकर का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल-नूर का दौरा। तालिबात की कम हाजिरी पर इजहार बरहमी। एक टीचर नौकरी से फारिग। खबरदार होशियार, अपने गैस मीटर की खुद हिफाजत करें। फैसलाबाद में गैस मीटर चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। चोरों ने शहरी के घर से गैस मीटर चुरा लिया। पुलिस, डोल्फन, पीरू सब नाकाम। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की नॉन स्टॉप वारदातें। 24 घंटों में 491 वारदातें रिपोर्ट। शहरी कीमती अशिया समेत लाखों रुपए नकदी से महरूम। बुरे काम का बुरा अंजाम। मुल्तान में डाकुओं का पुलिस से मुकाबला। फायरिंग से जख्मी 2 डाकू गिरफ्तार। लुटेरों से 30,25,000 रुपए बरामद। बिजली चोरों की शामत आ गई। गुजरांवाला में मजीद 51 बिजली चोर पकड़े गए। तादाद 1025 हो गई। लेस्को हुकाम बिजली चोरी का बोझ आवाम पर डालने लगे। हुकूमती दावों के बरक्स ओवर बिलिंग खत्म न हो सकी। लेस्को सेंट्रल सर्कल में सारिफीन को इजाफी यूनिट्स डालना मामूल बन गया। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज पॉलिसी 2024 तैयार कर ली गई। विफाकी वजीर मजहबी उमूर का कहना है हज पॉलिसी की विफाकी काबीना से 10 रोज में मंजूरी ली जाएगी। तेज खबरें आपने जानी। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और अब खेल के मैदान से अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में रवानगी से पहले कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान ने कहा कि मेरे लिए एहसास है कि इस बार वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत कर रहा हूं। खुद से ज्यादा अपनी टीम पर यकीन रखता हूं। पता है कि यही खिलाड़ी मैच जितवाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि एशिया कप में हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी। जो गलतियां हुई उन पर हम काम करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में गलतियां ना हो। उनकी जानिब से ये कहना था कि जो भी एशिया कप में हमसे गलतियां हुई, हम चाहते हैं कि अब उन गलतियों पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि खिलाड़ी की यही खास बात होती है कि जो उससे गलतियां हो जाएं वो उससे सीखे, और उस चीज़ को अगर एडमिट कर लिया जाए तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी खेल पेश करेगा। पाकिस्तान में हम बात करेंगे, अवाम से बात अब करेंगे।
एशिया कप की शिकस्त को भूल जाएं, वर्ल्ड कप पर फोकस करें। शायकीन का कौमी क्रिकेट टीम के लिए पैगाम। पाकिस्तानियों ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और विकेट कीपर और ये भी कहा कि विकेट पर जमकर खेलने के लिए टिप्स भी दी। उनको कहते हैं कि भारत को भारत में शिकस्त दी तो तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मजीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबर आजम क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मुझे उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और मैं पूरे पाकिस्तान से ये अपील करूँगी कि वो बेस्ट विशेस और अपनी दुआएं पाकिस्तान को देकर रुखसत करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। देखिए, हमारी टीम है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तानी टीम हमारी है, तौक़ात हमारी बहुत अच्छी है अंसर, जैसे कि हमारा स्क्वाड बड़ा बेहतरीन है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन, जैसे कि शाहीन की अभी शादी भी हो चुकी है तो मज़ीद दुआएँ ऐड हो गई हैं उनके साथ, तो होपफुली इंशाल्लाह हम विन करेंगे। एशिया कप में जो कुछ भी हुआ है अब पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए इस बारे में, और बाकी जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तानी कौम के लिए सारे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। उसमें मेरे ये बेस्ट विशेज़ हैं कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है हमारा पाकिस्तान ही जीत कर लेकर आएगा। वर्ल्ड कप के लिए हम पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जो है ना वो कुछ करके दिखाएगी और इंशाल्लाह कप हमारा ही होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर तो अच्छी ओपनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। शायकीन क्रिकेट का रद्द-ए-अमल तो आप जान चुके हैं, अब शामिल करते हैं एक ब्रेक। बात करें जुर्म दास्तान की तो सराय आलमगीर में चोर आवाम के हद पे चढ़ गए। शहरियों ने चोर गैंग की खूब दुर्गत बनाई, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया। फरार होने की कोशिश में चोरों ने गाड़ी खवातीन और बच्चों पर चढ़ा दी। गाड़ी के नीचे आकर 7 अफराद जख्मी हो गए हैं और मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे अमजद शाह से। नियो के नुमाइंदे अमजद शाह, ये 7 अफराद जख्मी हो गए, उसके बाद चोरों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया, मामला क्या है बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 4 रुकनी गैंग एक सालमगीर के इलाके से बकरियां चरा कर फरार हो रहा था तो अहले इलाका ने उनका ताक़ब किया और मेन जीटी रोड पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने फरार होने की कोशिश में जो गाड़ी है वो अवाम पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिनमें औरतें, खवातीन और बच्चे शामिल हैं वो शदीद जख्मी हो गए। उसके बाद एक गाड़ी से ये इनकी गाड़ी टकरा दी तो 4 रुकनी गैंग से जो 2 चोर थे वो फरार हो गए और 2 अवाम के हथे चढ़ गए। उन्होंने खूब दुर्गत बनाने के बाद मौका पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उन्हें 2 चोरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अभी वो पुलिस की हिरासत में हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। होटल की आड़ में मुनशियात का धंधा। कोयटा में मुनशियात स्मगलर्स की एएनएफ एहलकारों से झड़प हो गई और फायरिंग के तबादले में 3 जवान जख्मी हो गए। एएनएफ टीम ने मगरिबी बाईपास कोयटा के करीब होटल पर छापा मार कर कार्रवाई की और मुलजिमों ने एहलकारों को देखते ही गोलियां चला दी। मजीद क्या तफसीलात है, नियो के नुमाइंदे लाहौर से अहमद कुरैशी हैं। अहमद कुरैशी, मुनशियात स्मगलिंग की एएनएफ एहलकारों ने कार्रवाई की है और 3 जवान शहीद भी हो गए हैं फायरिंग के तबादले में। ठीक है, तो एएनएफ ने मगरिबी बाईपास के करीब होटल की आड़ में मुनशियात का ये धंधा चल रहा था। होटल था वहां पर जिसकी आड़ में मुनशियात का धंधा चलाया जा रहा था और मुनशियात स्मगलर्स की एएनएफ एहलकारों से झड़प हो गई और जिसके नतीजे में जो 3 फायरिंग के तबादले में जवान हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं और ये फुटेज है, देखा जा सकता है कि 3 जवान शहीद हुए हैं एएनएफ की। और सेहत की जो टीमें हैं, जो सर्वेलेंस टीमें हैं, उनके सर्वे के दौरान उनके साथ मुकम्मल तावन करें ताकि इस मर्ज को कम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। मौसम का हाल बताएं तो इस्लामाबाद में मतला साफ है और दिन के औकात में शहर इक़्तिदार में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात भी हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात आमना जंजुआ से जानेंगे। जी आमना, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अब मौसम बदल रहा है। दिन की अगर बात करें तो सूरज निकला हो, तेज़ धूप हो तो दर्जात बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है दर्जात में कमी आ जाती है, मौसम खुशगवार होता है। शाम से सुबह तक जो है इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार रहता है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम साफ़ है, तेज़ धूप निकली हुई है जिसकी वजह से कुछ हद तक गर्मी भी महसूस हो रही है। आज वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज
दिन में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज महकमे मौसमियात ने मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई की है। ताहम जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में दिन के औकात में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलने के इम्कानात हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इनसे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल से बाहर दो रुकनी डकैत गैंग शहरियों और पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गया। एक के बाद एक के चाय को होटल पर वारदातें, फुटेज के बावजूद कराची पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम। IMF की कड़ी शराइत नजरअंदाज, पंजाब में सरकारी अफसरान को नवाजने का सिलसिला जारी। पंजाब काबीना के सिर्फ 6 मीटिंग्स में ही खरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर, 3 खरब से ज्यादा की रकम जारी। मुजरे सेहत इंजेक्शन से आंखों की बिनाई मुतासिर होने के केसेस बढ़ने लगे। बूरेवाला में 10 अफराद की बिनाई खत्म, 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल। जंग में भी टीका लगने से 3 अफराद की आंखों का नूर मुतासिर। जाली टीकों का स्कैंडल, निगरान वज़ीर आला ने 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर सेहत की सरबराही में कमेटी 7 रोज़ में सिफारिशात पेश करेगी। सादिकाबाद में गैर मयारी इंजेक्शन सप्लाई करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉलर सस्ता हुआ मगर अवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमती कोशिशों से डॉलर 290 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 289 रुपए 86 पैसे से कम हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता 292 रुपए में फरोख्त हुआ। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही सियासी सरगर्मियां, मौसम गर्म होने लगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत ना मिली को गिरफ्तार कर लेंगे। नून लीग के सख्त रद्द-ए-अमल पर वजाहती बयान जारी। सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये फैसला अवाम करेंगे। राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है उतनी बात करें। इलेक्शन में किसी जमात की हिमायत या मुखालिफत नहीं करेंगे। मजीद कहा गया कि साजिश के बयानी से खुद ही पीछे हट गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान, खवातीन विंग को मुतहरिक करने का फैसला। मरीम नवाज को खसूसी टास्क मिल गया। मरीम नवाज आज लंदन से वतन वापस पहुंचेंगी। शहबाज शरीफ और इसाक डार कल वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। बर्फ पिघली है या नहीं मुझे मालूम नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 1 साल में ही दहशतगर्द बना दिया गया हूँ। पीटीआई को इंतखाबी अमल से निकाला गया तो इलेक्शन बेमायनी होंगे। डार पर फिर नैब का रडार। साबिक वज़ीर खजाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात का केस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने इसाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। 2 पत्ताखोर दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान कलदम तंजीम के रुकन हैं। दोनों दहशतगर्दों को लाहौर से पकड़ा गया। DIG CTD पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दहशतगर्द जहां वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक। फातिमा कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा हिना शाह हैदराबाद में अदालत से गिरफ्तार। हिना शाह ने
खुद गिरफ्तारी पेश की। पुलिस से मरकजी मुलजिम जाली पीर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के रिमांड में तौसी। खसूसी अदालत का मुलजिमान को 11 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसन जुल्करनैन की FIA को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। सानह 9 मई को पुलिस की गाड़ियां और सरकारी इमलाक जलाने का केस। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत 8 मुलजिमान शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। परवेज इलाही को जेल में मुनासिब सहूलियात दी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला के कमरे के इर्द गिर्द हर वक्त एक बंदा मौजूद रहता है, वकील का शिकवा। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, काम मुसलमानों वाले नहीं। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 कमसिन बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। बिजली चोरों के खिलाफ छापे जारी। लाहौर से मजीद 37 बिजली चोर पकड़े गए। 238 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में 1025 बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। भारत में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी टीम नंबर 1 नए जज्बे से मैदान में उतरेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म। मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम को भारत जाने के लिए वीजे जारी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज भारत रवानगी शेड्यूल। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। मोहम्मद खान ने 2, अरबाज अहमद और मोहम्मद इमाद ने 1-1 गोल किया। मोदी हुकूमत पर आलमी शिकंजा सख्त होने लगा। अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के खिलाफ शवाहिद कनाडा के हवाले कर दिए। और बाबा जमहूरियत नवाब सदा नसरुल्लाह खान की 20वीं बरसी। उम्र भर गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद और आज की 3 बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। तो आपको बताएं कि आज कौन सी 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम नुमाइंदगान को लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल मसनूआत की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं और क्यों, वजह क्या है, ये भी जानेंगे। IMF की कड़ी शराइत नजरअंदाज की जा रही हैं, उसके बावजूद आवाम के लिए नो रिलीफ। तो डॉलर की कीमत में भी कमी के बावजूद आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे आज की अपनी पहली खबर की जानिब। तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजूहात और मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पर बात करें तो आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। पाकिस्तान में 90% पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं, जबकि महज 10% पैदावार पाकिस्तान में होती है। बैनुल अक़वामी पेट्रोलियम कंपनीज की पाकिस्तान में वापसी मुल्की तरक्की और महंगाई की शरह को कम करने के लिए नागुज़ीर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो हम जानेंगे इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल, बताइएगा कि तेल निकालने वाली जो कंपनीज हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत तो महंगी होती जा रही हैं और महंगाई उरूज पर जाए जा रही है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो आलमी मंडी में मुसलसल उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए की कदर में भी उसी रफ्तार से जो वो कमी आई है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सार्फिन हैं उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट की निस्बत जो है दुगनी जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी का जो है वो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम बात करें कि हुकूमत पाकिस्तान या मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कौम ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो वो क्या इक़दाम किए हैं, तो 90% जो हमारी जो ज़रूरत है पेट्रोलियम मसनूआत वो हम दरामद करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और जिसका तयन जो है वो आलमी मार्केट में तलब और रसद की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि 10% जो हमारी ज़रूरत है वो हम जो मकामी पैदावार से हासिल करते हैं। अगर हम गुज़श्ता 10 साल की पैदावारी जो सरगर्मी
पेट्रोलियम का जायज़ा लें तो उसमें मुसलसल जो है वो कमी आई है, जबकि चूँकि जो तरक्की की रफ्तार को जारी रखने के लिए और आबादी में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ हमारी मकामी पैदावार उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बिल्कुल डीवैल्यू होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में रहते हुए इसको और ज़्यादा महंगे दामों खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम शहरी भी काफ़ी परेशान है। आलमी मार्केट में ये महंगी होने की मेन वजह क्या बताई जाती है? इशफाक मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो ओपेक जो उनकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तेल पैदा करने वाले मुल्कों की, उसका तयन किया जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ ममालिक जो है या बैसियत मजमूई जो तंजीम ओपेक है वो फ़ैसला करती है कि तेल की पैदावार हमने कितनी रखनी है। अगर वो उसमें कट लगाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाता है। और बाज़ औक़ात जो है वो जो जब आलमी जो दुनिया में जो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं तो तेल की पैदावार में इजाफा होता है, तो उसकी वजह से भी उसकी तलब में जब इजाफा होता है तो उसकी वजह से भी तेल की कीमतों में इजाफा होता है, इसके जिसका असर जो है वो हुकूमत अपना वो मजमूई तौर पर जो है वो पाकिस्तान के अलावा दिगर ममालिक में भी पड़ता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो इस वक्त वो मुस्तहकम नहीं है, उसमें जो उतार चढ़ाव जो है वो ज़्यादा आता है। और गुज़श्ता एक साल के दौरान अगर हम देखें तो डॉलर की कीमत में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है रुपये की कदर में, तो जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए आवाम को भुगतना तो पड़ा है। पाकिस्तान में तो महंगाई कम होने का नाम नहीं लेती। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, बताएं कि IMF की शराइत के बरक्स महकमों और सरकारी अफसरान को नवाजने का सिलसिला अभी तक जारी है। 3 खरब से ज़ायद रकम की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी गई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने काबीना की सिर्फ 6 मीटिंग्स में ही खरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी करवा ली गई है। और IMF की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट का जो जाना है उसकी हिदायत भी जारी कर दी गई है। तो मज़ीद तफसीलात जानने के लिए न्यूज़ के नुमाइंदे इदरीस शेख हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। इदरीस, बताइएगा कि जो MD IMF से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में बेहतर है कि जो बड़ा तबका है, जो अमीर तबका है, उनसे टैक्सेस ज्यादा वसूल किए जाएं, जाके जो निचला तबका है उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो सरकारी अफसरान उनकी मरात ही खत्म नहीं हो रही हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। अगर ब्यूरोक्रेसी की तमाम तर मराद देखी जाएं, अफसरान मुख्तलिफ महकमों और तमाम जो सरकारी शख्सियात हैं उनकी मराद देखी जाएं, तो ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर मौजूदा पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो निगरान पंजाब हुकूमत ने जो बजट जारी किया ये 4 माह के लिए जारी किया गया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 माह के लिए ये तरक्याती बजट और अखराजात जारी किए गए। तो इस सिलसिले में ये वादे किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि ये तमाम तर जो बजट पेश किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डे टू डे रूटीन के हवाले से। और इस सिलसिले में तमाम जब भी बजट साजी का अमल आता है और ये बजट साजी का जो अमल होता है सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है, जिसके बाद महकमा खाना पंजाब की जानिब से पंजाब के तमाम तर महकमों को मरासला लिखा जाता है। आइंदा माली साल के लिए नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी उसमें ली जाती है और जो ऑनगोइंग स्कीम्स होती हैं के हवाले से आइंदा माली साल में मुख्तस किए जाने वाले बजट के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात मांगी जाती हैं। जुलाई में जो है नया माली साल शुरू होता है, जून में निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब एक्सरसाइज शुरू होगी पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से कि नए माली साल में जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नए मनसूबे को शामिल करना, क्योंकि इस सिलसिले में ये वादे किया गया था निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से कि नए जो मनसूबे हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे आइंदा माली साल के बजट में। जबकि हमने देखा कि महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स देख लिया जाए, महकमा इरीगेशन देख लिया जाए, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को देख लिया जाए, तमाम तर जो सरकारी महकमे हैं और खासतौर पर सेहत के जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और इसके साथ साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, उनकी जानिब से भी जो है नए माली साल में तमाम तर जो है नए मनसूबे शामिल किए गए। और इस सिलसिले में अहम तरीन बात जो कि कोर है, बात में जब हाथ पे पता चलता है कि फंड्स आ सकते हैं तो उसके बाद अपनी भी बात से फिर लिया जाता है। और अब ये सिर्फ 6 मीटिंग्स में जो इतने खरबों रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई गई है, इसका बोझ किस पर पड़ेगा? आवाम पर ही पड़ेगा एट द एंड?
अच्छा बिल्कुल, ये तो तकरीबन 3 खरब से ज़्यादा रकम की हम बात करें। अब तक पंजाब की सूबाई काबीना की बात की जाए तो 25 सूबाई काबीना के इजलास हो चुके हैं। अगर हम कैबिनेट कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट देखें तो 9 इजलास उसके हो चुके हैं। तो ये मजमूई तौर पर 34 इजलास बनते हैं, जिनमें से सिर्फ 6 इजलासों की हमने जो है वो तमाम तर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया है। तो ये 3 खरब से ज़्यादा रकम बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है महकमा खुराक पंजाब के लिए फंड्स का इजरात किया। तकरीबन 1.5 खरब रुपए की करीब ये रकम है जो सिर्फ और सिर्फ महकमा खजाना पंजाब के लिए जारी की गई। इसके साथ साथ हम देखते हैं मुख्तलिफ, अगर इसके हम तफासिल की बात करें, ये 300 अरब से ज़्यादा गुजरने वाला यूनिवर्सिटी के लिए 5 अरब 51 करोड़ 41 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की। और ये तमाम तरह जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं IMF जिसके साथ अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए गए और वाम उन तमाम के खमियाजा चाहे वो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो, लेकिन एक जो आम आदमी है, जो मतवसत तबके का एक आम शहरी है, इसको अपना रोजाना अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जो तमाम तर मसाइब को उसको अबूर करना पड़ता है, ये तमाम तर IMF के वो डील के ये समरात हैं और ये तमाम का असर पड़ा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि IMF के प्रोग्राम के तहत ये वाजे किया गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का इजरा नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में बहुत से, अगर हम सूबाई काबीना के इजलास की बात करें, हम अगर SCCFD की बात करें, जो कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है, उसमें महकमा खजाना पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं पंजाब के मुजाहिद शेरदिल, जो कि इससे पहले मुतअद्दिद जो है कलीदी अहदों पर फायज रहे, उनकी जानिब से मुखालफत की गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि IMF की जानिब से पाबंदी है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब भी कोई कैबिनेट कमेटी का इजलास होता है, जब भी सूबाई कैबिनेट हो या कोई भी कैबिनेट कमेटी हो, उसमें हम देखते हैं कि दर्जनों ऐसे मनसूबे सामने आ जाते हैं जिनमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की डिमांड कर रहे होते हैं मुतलका जो सेक्रेटरीज हैं, महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, मुतलका तमाम तर महकमों के सेक्रेटरीज ये प्रपोजल अपने देते हैं कैबिनेट कमेटी और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, लेजिस्लेटिव या दीगर जो कैबिनेट कमेटीज हैं, या सूबाई कैबिनेट जो कि एक सुप्रीम फोरम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जजमेंट देखें मुस्तफा इम्पैक्ट केस के सही कहा आपने दृश्य, अगर हम नजर डालें दोहराएं तो फिर यही नजर आता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसको कहीं पर फायदा नहीं होता और सरकारी मराद का सिलसिला जारी रहता है। बहुत शुक्रिया दृश्य का अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े तो बताएं कि जो डॉलर के पड़ थे वो तो कट चुके हैं और रुपए को इस वक्त पड़ लगना शुरू हो चुके हैं। तो डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। और अशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात करें तो वो जूं की तू है और 14 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। लेकिन चीनी, घी, आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी। डॉलर की गिरती हुई कदर के असरात आम आदमी पर क्यों पड़े हैं और मुमकिन तौर पर कब तक डॉलर की गिरावट का ये फायदा आम आदमी को पहुंचेगा, इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अशरफ मेहताब और कराची से काशिफ मुनीर हमारे साथ होंगे तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो अशरफ मेहताब जो कि हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनका रुख करेंगे। अशरफ मेहताब बताइएगा कि डॉलर, हमने कल भी इस बारे में बात की कि डॉलर नीचे आते हैं लेकिन पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर जाए जाती है, ये कब ठीक होगा? पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक उल्टा रवाज है, जब डॉलर बढ़ता है तो फ़ौरन कीमतें बढ़ा ली जाती हैं और जिस रफ्तार से बढ़ता जाता है कीमतों में उसी रफ्तार से इजाफा किया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉलर नीचे आता है तो फिर वो कीमतें उस शरह से, उस रफ्तार से नीचे नहीं आती। एक दो चीज़ों की जो कीमतें उनमें इस्तेहकाम तो ज़रूर आया है और घी की कीमत में कोई कल कमी आई थी, लेकिन जिस तरह से आनी चाहिए वो नहीं है। तकरीबन मेरे हिसाब के मुताबिक डॉलर जो है इस वक्त कोई 15% ओपन मार्केट में नीचे जा चुका है और 12 से 13% जो इंटर बैंक में नीचे जा चुका है। लेकिन कीमतों के अंदर आप देख लें, वो ना तो पेट्रोल की कीमत में उस तरह से अब कमी की वो मिल रही है इतलात, और ना ही वो जो आपके चीनी, घी, आटा और बाकी अशिया ज़रूरत थी, दालें थी या बाकी खाने पीने की अशिया, उनमें उस रफ्तार से कमी होती नज़र आ रही हो। होना तो ये चाहिए कि अगर ये लोग जो माफियाज हैं, जो मुख्तलिफ पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया और घी माफिया और बाकी सारे जितने भी माफियाज हैं, जब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं। हालांकि लोकल जो यहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनका डॉलर से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। गंदम यहाँ पैदा होती है, बीज यहाँ होता है, इसके अलावा चावल यहाँ पैदा होते हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें। लेकिन अवाम को पागल बनाया जाता है, अवाम को ये बताया जाता है कि इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक डॉलर से है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाएगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, डॉलर नीचे आएगा तो प्राइसेस तब भी नीचे नहीं आएंगी, या तो प्राइसेस वही रहेंगी या तो फिर बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। होना तो यही चाहिए कि मैकेनिज्म ऐसे हो कि अगर जिस तरह से ये जैसे ऊपर जाता है डॉलर तो उसी रफ्तार से चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते हैं, तो नीचे आने पे भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोगों से जब बात की जाती है, सनतकारों से या बाकी से, वो कहते हैं जी डॉलर तो नीचे आ गया, ना बिजली के रेट इन्होंने कम किए, ना पेट्रोल के रेट कम किए, तो सनतें इन्हीं दोनों चीज़ों पर चलती हैं। ये उसकी आप समझ लें नब्ज़ है, ये सनतें जो चलती हैं बिजली खास तौर पर और गैस जो है,
तो वो जब उनकी कीमतें कम नहीं होगी, वो कहते हैं, और पेट्रोल नीचे नहीं आएगा तो किराए कम नहीं होंगे, फिर उनकी जो पैदावारी लागत है वो कम नहीं होगी, तो कैसे इसमें कमी आ सकती है। लेकिन अब ये हुकूमत के सोचने की बात है कि अगर डॉलर इतना नीचे आ गया और बैन अवी मार्केट के अंदर भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें जो डॉलर का रेट है वो कम हुआ है, पिछले 2-3 दिन में $3 फी बैरल जो है उसमें कमी आई है। तो जब अगर ये कहते हैं कि बैन अवी मार्केट में बढ़ गई तो हमने इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, तो अब चूंकि कम हो गई हैं, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि कहाँ डॉलर ओपन मार्केट में 350 में भी नहीं मिलता था, अब वो इस वक्त जो है तकरीबन 294 रुपए में ओपन मार्केट में मिल रहा है। मेहताब के पहले हुकूमत की शाख खर्चियां तो खत्म हो जाए, उसके बाद आम आदमी का कोई सोचेगा। हमारे साथ ही रहेगा, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुनीर, उनका रुख करते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा ये किस किस्म की मंतक है? बिल्कुल ऑपोजिट हम तो दुनिया से चलते हैं कि अब डॉलर की कदर भी नीचे आ रही है और जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो भी जो है फी बैरल $3 कम हो रहा है आलमी मार्केट में। उसके बाद भी पाकिस्तान में कीमतें जू की तू हैं, कम करने भी आते हैं तो ₹2 या ₹1 कम किया, बढ़ाने भी आते हैं, $10 बढ़ाते हैं, $30 बढ़ाते हैं। देखें जी, सबसे अहम बात तो ये है कि जैसे आपने डॉलर की बात की, डॉलर जो है अब तक जब से क्रैकडाउन का आगाज हुआ है इंटरबैंक में ₹17.30 कम हुआ है। ओपन मार्केट की अगर सूरत हाल देखें तो ये 335 तक गया था, 340 में भी नहीं मिल रहा था। तो मसला आपकी जहां तक ये बात है तो ठीक है, लेकिन मामला ये है, जैसे आपने क्रूड ऑयल की बात की तो क्रूड ऑयल को पाकिस्तान आने में टाइम लगता है, तो इंटरनेशनल मार्केट गुज़िश्ता दिनों बढ़ी हुई थी। पाकिस्तान में महंगाई के मुख्तलिफ अंसर हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, उन इम्पोर्ट में जब चीजें पाकिस्तान पहुंचती है उसको क्लियर कराने के लिए इंपोर्टर्स का रोना यह है कि हमें डॉलर्स नहीं मिलते हैं। हमें ओपन मार्केट अगर हम इंटरबैंक से भी जो है वो क्लियर कराते हैं तो डॉलर्स का मसला रहता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मामला इंपोर्टर्स का है वो अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं है। जैसे घी की थोड़ी देर पहले हमारे साथी ने बात की, घी और तेल जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ तो यहाँ पर एक पूरा कार्टेल था जिसने यहाँ पर रेट कम नहीं होने दिए। इंटरनेशनल मार्केट के यहाँ पर फवायद नहीं। हमें अभी ज्वाइन किए माहिर मैशियत मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मलिक साहब, बताइएगा कि आलमी मार्केट में जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं या रेट बढ़ते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई होती है, लेकिन अगर आलमी मार्केट में जो पेट्रोल है अगर वो कम हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें जू की तू है, किस किस्म की ये मंतक है? ये मंतक इनकी अपनी घड़ी हुई है। बाकी इंटरनेशनल मंतक तो यही है कि इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, हर 15 दिन बाद उसके इजलास होता है और इंटरनेशनल मार्केट को वो फॉलो करती है और डॉलर रेट को फॉलो करके उसका रेट मुकर्रर करती है। लेकिन जब ये गिरने का वक्त आता है तो ये काम सूख जाता है। और ये मैं समझता हूँ इसको अभी इंटर बैंक जो है वो 308 से कम होके आज अल्लाह का शुक्र है 290 से भी बिल्कुल। इतने दिनों में 16 से 17 रुपए जो डॉलर है वो नीचे आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तो वहीं पर उरूज पर पहुंची हुई, नीचे आता डॉलर तो भी महंगाई ऊपर जाती है। इस हिसाब से 6 से 7% तो इंटर बैंक गिरा है तो 6-7% वो कम होना चाहिए। देखो चलो 2% ही कर देते तो लोगों के आंसू पूंछ जाते। ये तो कमेटी होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिस तरह ताकि आम आदमी को उस पर रिलीफ मिले। यहाँ तो प्राइस कमेटी ही नहीं है। पहले क्या होता था कि मुझे स्टेट सतह पे प्राइस कमेटी होती थी, वो विजिट करते थे और जुर्माने करते थे, लोगों को जरूरत नहीं होती थी और उनकी जो डेली बेसिस पे उसके बकायदा रेट आवेजा होते थे हर शाम में और शाम को अखबारों में सुबह आ जाते थे। वो अब प्रैक्टिस ही नहीं है। अब तो दूध वाले ने जो है वो इनसे काबू नहीं आते, बाकी क्या काबू करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपसे मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान माहिर मैशत हमें अपनी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे और अशरफ मेहताब और काशिफ मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे।